हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो हाल ही में रिलीज होने वाले थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर को देखने के बाद हमारे मन में उतने ही सवाल हैं जितने मार्वल के हर ट्रेलर से होते हैं। तो वैसे ही करेंगे जो हर बार करते हैं, इन सारे के सारे सवालों को एक एक करके ढूंढेंगे और उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बोला। तो बिना अपनी एक्स को अपना हथौड़ा पकड़ाए चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला सवाल यह है कि आखिरकार जेन फॉस्टर और म्योनिर का संबंध बना तो बना कैसे, क्योंकि वो इस पूरे ट्रेलर में उसके टुकड़े करके उनको वापस समेट रही है और म्योनिर थॉर के पास आने के बाद भी उसके पास नहीं आती और वापस जेन के पास चली जाती है। तो आखिरकार म्योनिर और जेन के बीच में इतना गहरा संबंध बन कैसे गया कि अब वो थॉर की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। तो देखो, इस पूरी कहानी को समझने के लिए मुझे प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल के उसके अंदर से कॉमिक बुक्स के चावल निकाल के आपकी थाली में परोसने पड़ेंगे। तो मार्वल कॉमिक्स में थॉर का म्योनिर एक्चुअली में एक सेंटिएंट एंटिटी है, मतलब उसका खुद का अपना दिमाग है और कोई छोटी मोटी नहीं। इसको मदर स्टॉर्म या फिर मदर टेम्पेस्ट कहा जाता है और हाल ही में थॉर ने इसी का इस्तेमाल करके गॉर द गॉड बुचर को हराया था, जिसने प्लैनेट्स और प्लैनेट्स ऐसे उंगलियों से तबाह करने शुरू कर दिए थे। तो ओडिन ने आज से कई हजारों साल पहले इसकी रैम्पेज को रोकने के लिए अपने ड्वार्फ्स की मदद से इसे म्योनिर में कैद करवाया था। लेकिन इसका मतलब यह है कि इसका अपना खुद का दिमाग है। तो खुश होती है, गुस्सा होती है, नाराज होती है, मतलब सारे इमोशंस भी फील कर सकती है। तो हु नोज, में भी एमसीयू में भी ऐसा ही कुछ हो। मतलब जब हेला ने रैग्नारॉक में थॉर के हथौड़े को तोड़ा था तो वो सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि थॉर को टाइम भी नहीं मिला अपने म्योनिर के पीसेस को इकट्ठा करने का और उसको तुरंत ही सकार पे भेज दिया गया। मे बी अगर थॉर उन सारे पीसेस को इकट्ठा करता तो हु नोज, शायद म्योनिर एक बार फिर से वापस आ सकता था। बट आई थिंक लव एंड थंडर में भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा। जेन फॉस्टर की वर्दीनेस को देखते हुए म्योनिर ने उसको कॉल किया होगा, जैसे वो उसके पास पहुंची होगी तो वो इकट्ठा हो गया होगा। और क्योंकि थॉर ने उसे अबैंडन किया है तो वो थॉर से नाराज है और इसीलिए अब वो उसके पास वापस नहीं जाना चाहती। और जहां तक रही बात टूट के जुड़ने की, तो भाई वो म्योनिर है, उसको ऐसे ऐसे घुमाने से बिजली गिरा देती है वो। तो टूट के जुड़ना तो बाएं हाथ का खेल है उसके लिए। ओके, तो फिर इसके बाद वाला सवाल ये है कि आखिरकार गॉर के साथ समस्या क्या है। तो देखो, अगर आप लोगों ने गॉर को इस पूरे ट्रेलर में देखा होगा तो ये बहुत ही ज्यादा साइकोपैथ टाइप का नजर आ रहा है। हालांकि बहुत सारे लोगों को इस बात से प्रॉब्लम थी कि भाई इसकी नाक कैसे है, क्योंकि कॉमिक बुक्स में इसकी नाक नहीं है तो इसको ऐसे सस्ता वोल्डेमॉर्ट जैसा दिखाना चाहिए था। और स्टार्टिंग में मुझे भी यही चीज लगी थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसका ट्रेलर ब्रेक डाउन किया और इसके और भी क्लिप्स को देखा ध्यान से, तो आई रियलाइज कि नहीं, क्रिश्चियन बेल को अगर इस रोल में कास्ट किया गया है तो प्रोबेबली अच्छा ही है। अगर आप इतने ब्रिलियंट एक्टर को किसी एक रोल के लिए कास्ट करते हो तो उसको सीजीआई से ऐसे छुपा उपा देने का कोई लॉजिक नहीं बनता। और जहां तक बात रही गॉर द गॉड बुचर की कॉमिक बुक एक्यूरेसी की, तो देखो इसके लुक के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी चीजें हमने ट्रेलर में देखी है वो बहुत हद तक कॉमिक बुक एक्यूरेट होंगी। अब जिन भी लोगों ने मेरा गॉर द गॉड बुचर का ओरिजिन वाला वीडियो देखा है वो ये बात जानते होंगे कि गॉर का बहुत ही क्लियर कट कनेक्शन है नल के साथ में। जो जितने भी सिम्बियोट्स, मतलब वेनम और कार्नेज, जितने भी सिम्बियोट्स मार्वल में एग्जिस्ट करते हैं उनका गॉड है। एंड क्योंकि स्पाइडरमैन, वेनम और उससे रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग नल, उन सब की राइट सोनी वालों के पास में है। तो मार्वल वाले हर बार सोनी वालों से भीख नहीं मांगना चाहते इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स को अपने यूनिवर्स में लाने के लिए। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि शायद मार्वल वाले इसमें नल का एंगल इंक्लूड नहीं करेंगे, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आप इस पूरे ट्रेलर को थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो उसमें गॉर द गॉड बुचर एक ऐसी लोकेशन पे खड़ा हुआ है जिसके आसपास की चीजें मूव कर रही हैं और ये बहुत हद तक वेनम, कार्नेज और जितने भी सिम्बियोट्स हम लोगों ने अभी तक देखे हैं उनसे मिलता जुलता है। एंड अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं फिर से थोड़ा सा कॉमिक बुक्स की बात, तो मार्वल कॉमिक्स में किंग इन ब्लैक नाम का एक बहुत ही बढ़िया सा स्टोरी आर्क था जिसमें नल अर्थ पे आके उसको ओवरटेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वो अपने कुछ डीमंस वगैरह भेजता है। तो जब माइल्स मोरालेस उसी मॉन्स्टर से फाइट करता है तो नल उसको अपने अंदर खींच लेता है और जो पूरी माइल्स और नल की आपस में कन्वर्सेशन और फाइट होती है वो कुछ कुछ इसी टाइप की लोकेशन पर होती है। ये दोनों एग्जैक्टली रिजेंबल तो नहीं करते, लेकिन अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो थोड़ा बहुत रिजेंबलेंस है। तो जहां तक मुझे लगता है तो जो पूरी लोकेशन है ये नल से रिलेटेड है, क्योंकि गॉर की पावर्स भी नल से कनेक्टेड हैं। अब ये पूरी सीक्वेंस हो सकता है कि गॉर का माइंड गेम हो जो वो थॉर या जेन फॉस्टर के साथ खेल रहा है, लेकिन ये पूरी सराउंडिंग जिस तरह से मूव कर रही है और पूरी ब्लैक कलर की है तो बहुत हद तक ये हमें सिम्बियोट्स और वेनम वाली वाइब्स दे रही है। तो आई थिंक ये नल से कनेक्टेड होगा। फिर इसके बाद अगला सवाल भी इसी से कनेक्टेड टाइप का देख लेते हैं कि आखिरकार जो इस मूवी में हम तलवार देखेंगे कि क्या वो सच में असली नेक्रोसॉर्ड होगी या नहीं। तो देखो, जितनी भी मैंने गॉर और नल की बात करी
करी है, ये बात भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जो कॉमिक बुक्स में हमने नेक्रोसॉर्ड देखी है उससे ये मूवी वाली नेक्रोसॉर्ड बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रही है। अगेन फॉर द सेम रीजंस बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये वो नेक्रोसॉर्ड नहीं है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे ख्याल से ये अभी भी नेक्रोसॉर्ड ही है, बस इसका अपीयरेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि गॉर की अपीयरेंस और उसके आसपास का पूरा एनवायरनमेंट देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि नल से कनेक्टेड है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप वो न्यू एस्गार्ड पे जो अटैक करने वाले मॉन्स्टर्स है उनका सीन देखोगे तो उनको भी ध्यान से देखने पर वो काफी हद तक सिम्बियोट से मिलते जुलते लग रहे हैं। इस वाले मॉन्स्टर के शरीर में तो वैसी लाइनें भी बनी हुई है जैसे हमने वेनम के साथ में देखी। तो जहां तक मुझे लगता है तो नेक्रोसॉर्ड का अपीयरेंस चेंज करने का रीजन बहुत सिंपल सा होगा, क्योंकि कॉमिक बुक्स में गॉर के आसपास पूरी ऐसी धारियां वारियां और टेंटिकल्स वेंटिकल्स रहते हैं नेक्रोसॉर्ड की वजह से, तो इसीलिए उसके पास ऐसी नेक्रोसॉर्ड है जो उसके यहां से निकल जाती है, यहां से निकल जाती है, तो दैट मेक्स थिंग्स सिंपलर एंड ईजियर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन बेल का जो गॉर है उसके आसपास कोई टेंटिकल्स नहीं है, उसको सिर्फ मेकअप से बनाया गया है। तो ऐसे में अगर वो भी ऐसे ऐसे करके तलवार निकाल लेता तो वो चीज मेक सेंस नहीं करती। इसके बदले उन्होंने उसे एक्चुअल तलवार ही दे दी है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं हमने उसकी पावर्स नहीं देखी है। हो सकता है कि आम दिखने वाली तलवार बहुत ही ज्यादा ताकतवर निकले। फिर इसके बाद अगला सवाल भी इसी बात से कनेक्टेड है कि अगर हेला के पास नेक्रोसॉर्ड थी तो आखिरकार गॉर को कैसे मिल गई, क्योंकि हम कॉमिक बुक्स में देखते हैं कि गॉर को सीधे नल से ही उसकी नेक्रोसॉर्ड मिलती है। तो देखो ये चीज थोड़ी सी कॉमिक बुक से डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली हेला को नल से नेक्रोसॉर्ड मिली होगी, समहाउ उसने ऐसे छल कपट से उससे ले ली होगी, क्योंकि लेडीज लोग एक्सपर्ट होती है काम करने में। लेकिन जब रैग्नारॉक के एंड में सर्टर हेला को मारता है तो वो आकर के गॉर के सामने गिरेगी या गॉर के प्लैनेट पे गिरेगी और चीजें फिर वहां से वैसी प्ले आउट करेंगी जैसे हमने कॉमिक बुक्स में देखा। लेकिन उसी को गिरा हुआ देखकर गॉर को ये रियलाइजेशन होगा कि गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं और फिर वो उससे नेक्रोसॉर्ड लेकर उसी को मारेगा। आई एम नॉट सो श्योर, पर मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरी ऐसी थ्योरी तो मैंने बता दिया। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। और फिर इसके बाद आखिरी सवाल जो मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है वो ये है कि क्या इस मूवी में थॉर सच में अनवर्दी होगा। तो देखो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो थॉर का स्टोरी आर्क है वो उसके कॉमिक बुक वाले आर्क से ऑलरेडी काफी डिफरेंट वे में जा चुका है। और अब सवाल ये नहीं है कि क्या थॉर अनवर्दी होगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या उसका अनवर्दी होना मैटर भी करता है। आई मीन थॉर ऑलरेडी पिछले 5-6 सालों से अपने म्योनिर को खो चुका है, लेकिन उसके पास उसका ऑलरेडी एक बेटर रिप्लेसमेंट है जिसे उठाने के लिए वर्दीनेस वाले एन्चेंटमेंट की जरूरत भी नहीं है। तो अगर थॉर अनवर्दी भी हो जाता है तो स्टॉर्मब्रेकर तो वो हमेशा ही लिफ्ट कर सकता है। और जहां तक बात रही म्योनिर की, तो वो उसका वैसे भी नहीं है, अब वो जेन को मिल चुका है। और देखो मार्वल वालों ने अगर नैटली पोर्टमैन को वापस ला करके उसको थॉर बनाया तो एक पिक्चर के लिए तो करेंगे नहीं, ये बहुत लंबी चौड़ी फील्डिंग जमाई जा रही है। तो थॉर का अनवर्दी होना डजंट मैटर एनीमोर। अगर वो हो जाता तो देखने में बहुत मजा आता, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक थॉर का वो डेस्पिरेशन और वो सारा डिप्रेशन वाला फेज अच्छे से देखा ही नहीं है। जो एक्चुअल स्ट्रगल उसके कॉमिक बुक्स में है वो मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स से तो पूरी तरह एब्सेंट हो ही चुका है, और मुझे लगता भी नहीं कि हमें कभी देखने को मिलेगा भी सही। पर ठीक है, जो मिल रहा है उससे काम चला लेते हैं। अपने सोचने से वैसे भी कौन सा केविन भैया टोपी उतार के सिर खुजाने लगेंगे। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस मूवी को लेकर जितने भी सवाल है वो सब कमेंट्स में पूछना मत भूलना, सबको एक एक करके कवर करेंगे। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। जब एक सुअर कीचड़ से लिपटा होता है तब भी वो सुअर होता है, और जब वो सुअर सफा चट बैठा हो तब भी वो सुअर ही होता है। वंस अ सुअर ऑलवेज